Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 23rd July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको पहले हम देख लेते हैं. पहला टॉपिक है हमारा हीट स्ट्रेस इज मोर देन द डिग्री ऑफ कंसर्न, है ना. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हीट स्ट्रेस कैसे यहाँ पर हमारे लिए कंसर्न बनता जा रहा है. उसके बाद है हमारा अ ग्रीन वेल्थ टैक्स इन बजट. बजट में ये जो ग्रीन वेल्थ टैक्स है, ये ग्रीन वेल्थ टैक्स क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट है हमारा आपका इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर रिलीज हुआ है और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मतलब जो की हाईलाइट्स थे इकोनॉमिक सर्वे की, उन्हें यहाँ पे बताया गया. तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पूरा देखेंगे. एंड द लास्ट इस ये जो पार्ट है ये वाला स्लो प्रोग्रेस इन रेलवे सेफ्टी, ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया एक टॉपिक है. तो इन सबको हम कंबाइन करके यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.5 to 7% दिस ईयर सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे आया है और उस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या करने वाली है, 6.5% से 7% तक यहाँ पर इस साल ग्रो करेगी. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे की हाईलाइट्स हैं, लाइक मनरेगा जॉब डिमांड नो इंडिकेटर्स ऑफ डिस्ट्रेस, इंडिया हैज शिफ्टेड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज राइजिंग, सर्वे नोट्स राइज इन प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर. यहाँ पे सर्वे में क्या निकल कर आया है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, आपका राइज हो रहा. विद दैट मेंटल हेल्थ अ की ड्राइवर ऑफ इंडिविजुअल नेशनल डेवलपमेंट. यहाँ पर मेंटल हेल्थ की भी बात की गई है और इसमें आप देखेंगे इंडिया में गेन फ्रॉम चाइनीज FDI. तो देखिए ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक. पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे. सो इकोनॉमिक सर्वे मतलब लास्ट ईयर में, मतलब देखिए दो चीजें होती हैं आपका, एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, दूसरा होता है बजट. ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, बजट होता है. ओके, एक बजट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे, हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा इस सेक्टर में होगा, इस सेक्टर में होगा, XYZ. तो ये क्या होता है, हमारा फ्यूचर होता है. ये होता है हमारा पास्ट, है ना, कि लास्ट 1 ईयर में हमने कहाँ पर कितना काम किया, कैसा प्रोग्रेस रहा. तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इकोनॉमिक सर्वे होता है. बजट प्रेजेंट होने से एक दिन पहले क्या होता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है. आई होप आपको इतना यहाँ पे क्लियर होगा द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो आता है ना, तो आपको उसको पूरा इसमें घुस जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप इसकी क्या करेंगे, जो मेन हेडलाइट्स हैं उन पर फोकस करिए. ओके, जैसे कि हम बजट में करते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट लगता है उस पर हम फोकस करते हैं. लाइक क्योंकि क्या होता है इसमें, हम अब बात करते हैं किसकी, मनरेगा की. मनरेगा से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किए हैं, है ना. फिर हम बात करते हैं जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज राइजिंग. तो इससे रिलेटेड हमने कल परसों एक आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया था कि फीमेल का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है और ये जो जेंडर गैप है इसे हम कैसे यहाँ पर कम कर सकते हैं. ओके, सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट. ये 1 साल का होता है, रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट इज यूजली प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट अ डे बिफोर द यूनियन बजट. जब यूनियन बजट आपका यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला होता है उसके एक दिन पहले क्या होता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है. ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, सो द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनकी गाइडेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का जो इकोनॉमिक्स डिवीजन है उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है. ये काम क्या करता है, इट रिव्यूज द डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ. मतलब लास्ट 12 मंथ्स में, जो प्रीवियस लास्ट 12 मंथ्स है उसमें हमारी इकोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या प्रोग्रेस हुई, कैसी सारी चीजें यहाँ पर, किस स्कीम ने यहाँ पर कितना यहाँ पर अच्छा काम किया, किसमें यहाँ पे प्रोग्रेस हुई, किसमें प्रोग्रेस नहीं हुई. तो पूरे जो लास्ट प्रीवियस 12 मंथ्स की यहाँ पे जो चीजें होती हैं हमारी इकोनॉमी की, उसको यहाँ पर रिव्यू किया जाता है. एंड प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ द करंट फिजिकल ईयर.
Okay, it also present the current state of the Indian economy including data on gross domestic product, inflation, employment and trade. ये क्या करता है, हमारे जो इकोनॉमी की करंट स्टेट है उसको भी प्रेजेंट करता है कि हमारा जीडीपी कितना होगा, इन्फ्लेशन कितना होगा, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड यहाँ पर कैसा होगा. इकोनॉमिक सर्वे इंडिया सबसे पहले कब यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, 1950 एंड 51 में, एंड अप टू 64 इट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विद द यूनियन बजट. पहले क्या होता था, 1950 से 1964 तक, 1950 से 1964 तक ये बजट के साथ ही प्रेजेंट होता था, है ना. जैसे जब बजट आया उसी टाइम पर ये आता था, साथ साथ में यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक साथ होता था. बट 1964 के बाद से ऑनवर्ड्स दी 1964 यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया कि हम इसको क्या करेंगे, एक दिन पहले प्रेजेंट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को और दूसरे दिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा बजट होगा. ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर हुआ. ओके, अब जो हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हाईलाइट्स जो अभी हमारे पास है सामने प्रेजेंट. पहला ये है मनरेगा जॉब डिमांड नो इंडिकेटर ऑफ डिस्ट्रेस. इसमें ये कहा जा रहा है कि मनरेगा के अंदर जो जॉब डिमांड्स है उसमें कोई भी हमें डिस्ट्रेस का इंडिकेटर दिखाई नहीं दे रहा है. यहाँ पर मतलब चीजें क्या है, थोड़ी सही चल रही हैं. सर्वे नोट्स राइज इन प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर. अब इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है, जो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स ने ये एस्टिमेट किया कि 2029 एंड 22 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट का जो है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब जो टोटल हमारा जीडीपी एंड द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है हमारा यहाँ पर कंटिन्यूसली राइज हो रहा है. तो सर्वे सेज दैट शेयर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज फ्रॉम 51.3% to 55.9% in 2019-20. तो हमारा यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है ये हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. अब इसे हमें क्या करना है, कम करने की जरूरत है. सेकेंड यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ इज अ की ड्राइवर ऑफ इंडिविजुअल नेशनल डेवलपमेंट. अब देखिए, नेशनल डेवलपमेंट में जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, मेंटल हेल्थ को सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है विद द मेंटल हेल्थ इज दैट इसे हम एक्नॉलेज नहीं करते. इट मीन्स अगर मेंटल हेल्थ है तो उसको हम मानते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई प्रॉब्लम भी होती है. पहली चीज तो ये हो गया कि हम इस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करते. दूसरी, यहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज्यादा कॉस्टली है कि अगर किसी मतलब मिडिल क्लास के लोगों को यहाँ पर हो जाए तो वो इसका यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो यहाँ पर नहीं उठा पाते. तीसरी यहाँ पर क्या हो जाती है, लोग मेंटल हेल्थ मतलब कि अगर उन्हें कोई डिप्रेशन वगैरह है या कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सो वो उस चीज को प्रेजेंट नहीं करते, शो नहीं करते, दिखाते नहीं और बताते नहीं. क्यों? क्योंकि एक जो सोसाइटी का यहाँ पर जो टैबू है ना, ये सोसाइटी का जो फेयर है, ये टैबू, सोशल टैबू है. ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर मेंटल हेल्थ को पब्लिकली सामने नहीं रखा जाता. लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में, नेशनल के डेवलपमेंट में. तो हम इस सर्वे में ये कहा जा रहा है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है और ये मेंटल डिसऑर्डर के कारण क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें हमें लॉस देखने को मिलता है. सो ये दे हैव सजेस्टेड कि यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है इसको हमें और ज्यादा क्या करना होगा, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी होगी, ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव्स यहाँ पर लेने होंगे. साइकेट्रिस्ट जो नंबर हो साइकेट्रिस्ट है हमें उनको बढ़ाना होगा. और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर जो 3 लाख पॉपुलेशन में मतलब ये कहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, साइकेट्रिस्ट जो है इस चीज को हमें उनका जो नंबर है वो बढ़ाना होगा, जिससे कि लोगों को और लोग अवेयरनेस फैलानी होगी कि ये कोई इसमें सोशल टैबू जैसी वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है. क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. सो हियर यू विल सी अलार्मिंग द सर्वे state that according to the national mental health survey, यहाँ पे जो national mental health survey हुआ था उसके according ये बताया गया that 10.6% of adults in India suffer from mental disorder, while treatment gaps between 70% and 92% of different disorders. तो यहाँ पर इंडिया में 10.6% जो एडल्ट है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से क्या करते हैं, यहाँ पर उस चीज से डील कर रहे हैं. और अगर हम ट्रीटमेंट गैप देखते हैं तो 70 to 90% है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए हम जाते ही नहीं है. Okay, so here will they further the prevalence of mental morbidity is higher in urban metropolitan region. ये जो mental health disorder है ये आपकी जो urban cities है ना, अर्बन एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलता है in comparison to rural areas. Okay, so I hope this article is clear. तो हमें यहाँ पर बात की कि mental health पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा. नेक्स्ट है हमारा India has shifted to women led development. Labor
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइजिंग। अब इंडिया यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे किसकी तरफ, विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ा है। आप ये मैप देखेंगे तो आपको यहाँ क्लियर होगा, और स्पेशली रूरल एरिया में, तो इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया में आपको इतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन रूरल एरिया में यहाँ पे फीमेल का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, रूरल वुमेन हैव ड्रिवन एन इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पर रूरल एरिया में क्या हुआ है, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है। ओके, सो ये हमें ऑब्जर्व देखने को मिला। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में गेन फ्रॉम चाइनीज एफडीआई। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया को चाइनीज एफडीआई से क्या मिल सकता है, यहाँ पे फायदा मिल सकता है कि अगर यहाँ पे देखिए एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन से यहाँ पे कहीं से भी क्या होता है अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही होती है, उसमें हमें प्रॉफिट ही मिलता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो चाइनीज एफडीआई है इससे हमें क्या मिल सकता है, ज्यादा फायदा मिल सकता है। सो हाईलाइट्स इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू पोटेंशियल अब्रप्ट सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन इनपुट इंपोर्ट फ्रॉम चाइना as it seeks to boost its role in global supply chain, moves opening up the selective investment from its neighboring that would bring tech know-how। तो इसमें ये कहा गया कि अब देखिए इसमें हम पता नहीं क्या सेंस निकलता है, लेकिन इसमें ये कहा जाए कि चाइनीज एफडीआई से इंडिया को फायदा मिल सकता है। कैसे मिलेगा आई डोंट नो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, हीट स्ट्रेस इज मोर देन अ डिग्री ऑफ कंसर्न। अब देखिए ये आर्टिकल फिर से 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली ये हीट पर यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हीट स्ट्रेस जितना हम यहाँ पर कंसर्न मतलब दिखा रहे हैं, उसका जो कंसर्न है उससे भी ज्यादा है। ओके, सो देखिए द मेन हेल्थ इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन वर्कर्स। सबसे पहले तो ये आपका जो हीट स्ट्रेस है वो क्या करता है, हमारे वर्कर्स को इम्पैक्ट करेगा। अभी वर्कर्स को जब उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट करेगा, कैसे कैसे, लाइक पहले क्या हो सकता है आपको, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं, किडनी इंजरीज हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो फिजिकल इंजरीज भी होती हैं, ये सारे आपको हीट के कारण हमारी हेल्थ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। फिर ये सारी चीजों को देखते हुए हमारा जो इंटर्न गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने कंसर्न रेज किया और फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं जिससे कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर उसको हम रेगुलेट कर सके, इस पर हमने फोकस करना स्टार्ट किया। विद दैट हम ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली, विमेन पर भी इसका असर होगा। हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया था, क्या क्या विमेन पर यहाँ पर होगा। लाइक सबसे पहले तो बात करते हैं उनका जो हार्मोनल चेंज होगा, है ना, हार्मोनल चेंज होगा तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर इम्पैक्ट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इम्पैक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपरटेंशन, मिसकैरेज, प्रीमैच्योर बर्थ, ये सारी चीजें जो है विमेन को फेस करनी पड़ेंगी। इससे क्या होगा, उनको काम करने में डिफिकल्टी होगी, चाहे वो घर का काम हो या फिर चाहे वो बाहर का काम हो, कैसा भी काम हो, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट डालेंगे। अब देखिए यहाँ से आपके विमेन से रिलेटेड इशू आ जाते हैं। अब विमेन ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या हो रही है, डील कर रही है, काम अच्छे से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल एक हाउस मेकर की बात करते हैं, काम अच्छे से नहीं हो रहा, घर में भी काम नहीं हो पा रहा, तबीयत जब खराब होती है चाहे कोई भी पर्सन हो, फिर उसको भी लगता है कि वो रेस्ट करे। तो यहाँ पर अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो घर वाले उनको होता है ऑब्वियसली, मतलब ये आपको कॉमन देखने को मिलता है कि अगर घर में आपकी मम्मी बीमार हो जाती फिर भी आप देखते होंगे कि वो काम करती रहती हैं, है ना, तो मतलब उनको रेस्ट नहीं मिल पाता इतना जितना उनको यहाँ पर उतनी जरूरत है। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो यहाँ से नॉर्मल लोगों में आप देखेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं ये भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है लिंक हो जाती हैं। तो आपको ये दो चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। उसके साथ साथ हमने हीट का इम्पैक्ट किस पर देखा, ह्यूमन बींग्स पर देखा, हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर। सेकंड हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। ये हीट्स का जो स्ट्रेस है वो हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, मतलब कि फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, फूड इनसिक्योरिटी राइज होगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और फूड इनसिक्योरिटी अगर होती है तो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो आपका फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर राइज होगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। हीट का इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन में कैसे पड़ेगा, ऑफकोर्स पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा बेटा। देखो एजुकेशन है, हम स्कूल जाते हैं, इतनी गर्मी है, आप ट्रेवल करके जाते हैं ना, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपके सारे स्कूल लग्जरी नहीं होते हैं, नॉर्मल स्कूल होते हैं। तो उन स्कूल में यहाँ पर हर एक स्कूल में क्या आपको एसी देखने को मिलता है, नहीं।
एसी तो नहीं रहता आपके क्लासरूम में कि नहीं ठीक है आपकी क्लासरूम में एसी है तो हम इससे डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, हीट में परेशान होते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि विंटर्स में आप ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली यहाँ पर पढ़ पाते होंगे, काम कर पाते होंगे इन कंपेरिजन टू समर सीजन, ये होता है। तो यहाँ और कुछ स्कूल्स में तो यहाँ तो फैन तक भी नहीं होते, तो इससे क्या होता है, बच्चों की जो प्रोडक्टिविटी है पढ़ने की उस पर इम्पैक्ट डालता है। ये हुआ आपका। उसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, हीट ज्यादा है, हम पंखा फैन का यूज करेंगे, हम एसी यूज करेंगे, हम रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे, फ्रिज का यूज करेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हम जब अभी तो हमारे पास इतने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तो है नहीं, लाइक सोलार पे ये सारी चीजें, अभी तो ये धीरे धीरे आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, कोल को बंद करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कोल से मिलेगी। इससे क्या होगा, एमिशन आपका और ज्यादा होगा। तो देखिए घूम फिर के पूरी एक साइकिल बनती जा रही है किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे फाइंडिंग है दैट हीट स्ट्रेस इज प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस टोटल वर्किंग आवर्स। यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हीट स्ट्रेस से क्या होगा, जो वर्किंग आवर्स है वो भी रिड्यूस होगा। अब वर्किंग आवर्स रिड्यूस होंगे, आप यहीं से लिंक करिए, आपकी वर्किंग आवर्स यहाँ पर रिड्यूस होंगे, मतलब कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी आपकी डिक्रीज हो रही है और हमारी इकोनॉमी को भी कितना ज्यादा यहाँ पर लॉस होगा। इससे क्या होगा, वर्ल्ड वाइड 2.2% एंड ग्लोबल जीडीपी बाय 2400 बिलियन डॉलर 2030 तक हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, रिड्यूस देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस रिड्यूस टोटल वर्किंग आवर्स में। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्स्ट अफेक्टेड। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर हीट स्ट्रेस से यहाँ पर अफेक्ट होंगे, अकाउंटिंग टू 60 to 19%, है ना। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यहाँ पर काम करते हैं, तो कोई भी बंदा यहाँ पर धूप में काम नहीं करेगा, इतनी गर्मी में कोई भी काम नहीं करेगा, और वो करेगा भी तो इतना ना ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी, है ना, मतलब कि जिस हिसाब से उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। सो एग्रीकल्चर वर्कर्स फेस अ सिग्निफिकेंट हाई रिस्क फ्रॉम हीट देन वर्कर्स इन अदर ऑक्यूपेशन। सबसे ज्यादा यहाँ जो इम्पैक्ट डालेगा वो हमारे एग्रीकल्चरल वर्कर्स पर डालेगा। ओके, और यहीं से क्या आता है आपका, जो फूड इनसिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। अब इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है उसको बताया जा रहा है कि इंडिया इज अंडर गोइंग अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा इसी साल, आप 2024 की बात करें, आप समर्स में आपने देखा होगा जो टेम्परेचर था, इस साल दिल्ली का टेम्परेचर 47 डिग्री तक था। अब 47 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट कर देता है, तो हम उसके हाफ में पहुंच गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है। So by 2030, an estimate 160 million to 100 million individuals around the nation may have faced risk of experiencing deadly heat waves every year. तो 2030 आते आते तक हम यहाँ पर जो ये हीट वेव से हर साल हमें ये फेस करना ही करना पड़ेगा। तो अगर अभी हमने यहाँ पर अच्छे से, अब देखिए 2024 आ चुका है, 25-26 ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये जो चीजें हैं हमें यहाँ पर अभी से क्या करना होगा, कदम उठाना होगा, स्टेप्स लेने होंगे, जिससे कि हम क्या कर सके, ये जो हीट स्ट्रेस है इससे ये जो मेन कंसर्न है हमारा, इससे हम इसको निपटा सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ ग्रीन वेल्थ टैक्स इन बजट 2024। देखिए अभी यहाँ पर ये सिर्फ एक मतलब कि स्पेकुलेशन की तरह है, बात करेंगे कि अनुमान लगाया जा रहा है। कैसे है कि ग्रीन वेल्थ टैक्स क्या है। ग्रीन वेल्थ टैक्स की बात करते हैं, दो चीजें होती हैं आपके पास, एक हुआ हमारा पावर्टी और अनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी सॉरी, ठीक है, ये हुआ पावर्टी इनइक्वालिटी। एक तरफ पुअर है और दूसरी तरफ आपके रिच है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे कंपेयर करिए, एक तरफ यहाँ पे पुअर है और पुअर और दूसरी तरफ आपके रिच है। पुअर है, उसके पास ना तो कार है ना तो गाड़ी है, हमने ऐसे नॉर्मल एक गाड़ी है, कार वार वगैरह उसके पास कुछ भी नहीं है। खाने में भी वो नॉर्मल यहाँ पे जो खाना होता है, नॉर्मल फूड होता है वो खाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो। रिच है, रिच की हम बात करते हैं, इसमें क्या, उनके पास कार है, एक नहीं दो नहीं तीन हो जाती है, है ना, गाड़ियां भी है नॉर्मल, यहाँ पे बाइक्स वगैरह की बात करते हैं। उसके बाद रिच है, उनके पास पैसा है, तो वो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में जाना, ये सारी चीजें करना, खाने पीने में ज्यादा, उनका घर में उनकी जो लिविंग मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी ज्यादा होगा, कि हर एक रूम में फ्रिज होना, एसी होना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप ये बताइए कि एमिशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, पुअर कर रहा है या फिर रिच कर रहा है।
रिच कर रहे हैं ना एमिशन। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि हम रिच लोगों के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं जिसको हम ग्रीन वेल्थ टैक्स कहेंगे, और जिस उस पैसे का हम यूज किस में करेंगे, पुअर्स के लिए यहाँ पर उनकी वेलफेयर स्कीम्स लाने में यहाँ पर काम करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम क्या करें, रिच के ऊपर जो है लाइक हम एसी लेने जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कोई पुअर है वो तो एसी लेने जाएगा नहीं, जिसके पास पैसे है ऑफकोर्स वही एसी लेने जाएगा। तो आप उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा टैक्स लगा सकते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, पुअर्स को यहाँ पर कंपनसेट कर सके उस चीज से। क्योंकि देखिए पहली चीज होगी। दूसरी चीज, अब देखिए हमें कभी भी यहाँ पे भूख लगती है, कुछ भी चीजें होती हैं, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं, आपका 2 मिनट में यहाँ पर खाना आ जाता है ना। 2 मिनट में आपने कुछ भी मंगाया वो आ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी एमिशन हो रहा है ना। एक तो वहां पर जिस चीज से वहां पर बना प्रोसेस फूड, ये सारी चीजें हैं, ये हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो ट्रेवल करके आया उससे जो एमिशन हुआ है ना, जो यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ, वो सारी चीजें भी हैं। तो यही इस आर्टिकल में है, अ वेल टैक्स फाइनेंस्ड इंडियन ग्रीन डील वुड बी एबल टू टैकल क्लाइमेट चेंज एज वेल एज एड्रेस इनइक्वालिटी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो ग्रीन वेल्थ टैक्स है, इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या करेगा, आपका जो इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट है इस चीज को यहाँ पर एड्रेस करेगा, और इससे हम क्लाइमेट चेंज को भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अभी देखिए आया नहीं है, अभी प्रेजेंट होगा बजट में, होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंड द लास्ट आर्टिकल इज स्लो प्रोग्रेस ऑन रेलवे सेफ्टी इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा जा रहा है कि हमारे रेलवे में ये जो प्रोग्रेस है सेफ्टी का, है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है ना। लाइक अभी हमने देखा कि कितने ज्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ पर आपको रेलवे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया गया था, आप लोगों को अगर याद होगा कवच के बारे में आपने सुना होगा। कवच क्या है, ये आपका रेलवे ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन आ रही है और दूसरी ट्रेन आपकी यहाँ से आ रही है, दिस साइड, ठीक है। हमने ऐसा माना, एज्यूम किया एक ट्रेन। अब ये कवच अगर हम ये सिस्टम फिट कर देते हैं हमारी ट्रेन में, तो इससे क्या होगा, जैसे कि सामने से ट्रेन आ रही है तो ये क्या कर देगा, उस चीज को अलर्ट कर देगा, इस ट्रेन को यहाँ पे अलर्ट कर देगा कि सामने से भी क्या है, एक ट्रेन आ रही है, और ये भी यहाँ पे अलर्ट हो जाएगी। तो आप ब्रेक लगा लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे जो कवच है ये पूरा कमांड अपने हाथ में ले लेगा और ट्रेन आपकी बहुत स्लो हो जाएगी, जिससे कि हम ये जो एक्सीडेंट है उसको यहाँ पर रोक सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये इंडिजिनियसली, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कवच जो सिस्टम है इसको इंडिजिनियसली इंडिया में डेवलप किया गया है। लेकिन सिर्फ ये कवच सिस्टम होने से ही क्या सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो कितने साल पुराने हैं, हमें उनको भी यहाँ पर क्या करना होगा, रिनोवेट करवाना होगा, है ना, उनका भी रिनोवेशन होना चाहिए। आपकी जो ट्रेन है वो भी यहाँ पर बहुत पुरानी ट्रेन है ना, तो उस पर भी हमें चेंजेस कराना होगा। दूसरी चीज ये हो गई, है ना। तो थर्ड यहाँ पर बात करते हैं वर्क फोर्स। अब ट्रेन में आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं सारी चीजें, तो उसमें क्या है, जो उनको भी वर्क फोर्स में उनकी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। जो अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूसली जगते रहेंगे और सोचिए अगर पर्सन यहाँ पर ट्रेन चला रहा है और वो 12-13 घंटे से सोया ही नहीं है इंसान और थका हुआ है और जरा से इसकी आंख लग गई तो कितना बड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें हमारे वर्कफोर्स पर भी क्या करना होगा, उनकी हेल्थ पर भी फोकस करना होगा। हम यहाँ पर अल्टरनेट वेज में क्या कर सकते हैं, ड्यूटीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो कवच सिस्टम क्या है आपका, इट इज इंडियाज ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम विच इज इन डेवलपमेंट सिंस 2012 अंडर द नेम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि ट्रेन किस तरीके से कोलाइड हो जाती है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कवच सिस्टम को इंडिया में डेवलप किया गया। ओके, इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज किया गया है, इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से सिग्नल सिस्टम है ना, कि सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ सामने से यहाँ पे कोई ट्रेन है, सेम ट्रैक पर आपकी ट्रेन है, तो हमें कहाँ पर कैसे स्पीड करनी है, ये हुआ। सो द करेंट फॉर्म ऑफ कवच adhere द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड कॉल्ड सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। सिग्निफिकेंस क्या है, तो कवच सिस्टम विल हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन रेल ट्रैक्स। तो यहाँ पर जो ट्रेन कोलाइड होकर जो एक्सीडेंट्स होता है उसको प्रिवेंट करेगा, है ना। यहाँ पर जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, 5 किलोमीटर पहले से ही पता चल जाएगा कि हाँ सेम ट्रैक पर क्या है, आपकी एक और ट्रेन है ना। तो करेंटली लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैव लुक आउट द कॉशियस साइन एंड सिग्नल्स। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट है, कॉस्ट की बात करते हैं। सो इट विल ओनली कॉस्ट 50 लाख पर किलोमीटर टू ऑपरेट कंपेरिजन टू अबाउट 2 करोड़ वर्ल्ड वाइड। सो आई होप आपको ये कवच सिस्टम यहाँ पे क्लियर होगा।
ओके, सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।